कहने का मतलब है, जब बुरा देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जब मैं करेक्ट, देखा आपने मुझसे बुरा न कोई। करेक्ट, एग्जैक्टली। कि राजा को मैं नाम दे देता हूँ आत्मा, सारथी को मैं नाम दे देता हूँ बुद्धि, लगाम को मैं नाम दे देता हूँ मन, और घोड़ों को मैं नाम दे देता हूँ इंद्रियां। अब कमांड जब शरीर पकड़ना शुरू करता है, मन छोड़ना शुरू कर देता है। यहीं पर फ्रस्ट्रेशन है, ध्यान से देखना। यहीं पर आत्मा कहती है, ना एक बार, ना बार बार, ना थकूं ना हारूं, हर काम करूं हर बार, ना डोर दूं तेरे हाथ में, स्वयं करूं सब स्वीकार, स्वयं करूं सब स्वीकार। सभी को नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे डोर टू सोल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर आए, हमसे जुड़े, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आत्मा, मन, शरीर। इन तीनों को हम डीप में डाइव करेंगे और ये जानेंगे कि हमारे जीवन में आत्मा, शरीर, मन का क्या रोल है। इसको पूरा डीप डाइव करके इसकी जड़ तक इसकी जाएंगे और ये जानेंगे कि हमारे जीवन में इनका उपयोग क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है और इसको महत्वपूर्ण बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दुर्गेश जी, जो इस टॉपिक में अपना बहुमूल्य समय हमें देंगे और हमसे प्रश्न करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो दुर्गेश जी से शुरू करते हैं। थैंक यू अजय जी, अपने यूट्यूब चैनल में मुझे बुलाने के लिए। अ, मैं आपसे सिर्फ कुछ मेरे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसा कि आज का आपका टॉपिक है, मेरा एक ही हम्म, प्रश्न है कि इसमें मेरा मन एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है, वो हम्म, इधर-उधर भटकता रहता है। बिल्कुल। इसमें आपका क्या व्यू है कि कैसे मैं इसको स्थिर कर सकूँ एक जगह? करेक्ट, करेक्ट। बहुत सुंदर प्रश्न है दुर्गेश जी, और बहुत अच्छा प्रश्न है। आप ही नहीं, आज की डेट में अगर मैं देखूं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 90% लोग ना मन की पास ही, मन की चीजों में ही फंसे हुए हैं। एक्चुअली जो जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों की, या जैसे लोग परेशान रहते हैं, ज्यादातर मन का ही रोल होता है वहां पे। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं इसको पूरा आपको डीप डाइव करके आपको जितना उत्तर दे पाऊँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक सही उत्तर दे पाऊँ। तो सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि हम किस चीज़ से परेशान रहते हैं? परेशान क्या कर सकता है? डिस्टर्ब हमें क्या चीज़ कर सकती है? सबसे ज़्यादा तो जो चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशन जब नहीं फुलफ़िल हो पाती हैं, हुँ, वही चीज़ें मुझे जो लगता है कि सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, हुँ, हुँ, या फिर हम किसी की एक्सपेक्टेशन पे नहीं सही उतरते हैं। करेक्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे क्या होता है कि अंतर मन में एक प्रतिद्वंद या फिर कुछ अंदर चलने लगता है, हाँ, या हाँ। फिर हमारी खुद से हमसे लड़ाई होने लगती है, या हुँ, फिर हुँ, हमारे दूसरों के विचारों से लड़ाई होती है। करेक्ट, तो ये कहीं न कहीं जाके चीज़ें हमेशा परेशान करती हैं। करेक्ट। तो बिल्कुल ये आपने बहुत सुंदर आंसर दिया कि ज़्यादातर हमारी एक्सपेक्टेशंस हमको परेशान करती हैं। और जो एक्सपेक्ट हम दूसरे से कर लेते हैं, अगर वो उस एक्सपेक्टेशंस के साथ काम ना करे तो हमें अच्छा नहीं लगता, राइट। दूसरा, इसमें मेरा एक एड ऑन पॉइंट एक और है कि हमें वो चीज़ ज़्यादा परेशान करती हैं जिन चीज़ों को हम सही रूप से जानते नहीं और वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे ऐसी कोई चीज़ जिसको आप जानो ना और वो आपके साथ जुड़ जाए, तो क्या करेगी वो? इनडायरेक्टली आपको परेशान कर रही है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे परेशान हो रहा है। यही उदाहरण है मन का। मन आपके साथ जुड़ा हुआ है, शुरू से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ बिल्कुल। है। लेकिन एक्चुअल में लोगों को उसका जड़ नहीं पता कि मन क्या होता है, मन का स्वरूप क्या है, हाउ वी कैन कंट्रोल, कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि कंट्रोल भी उसी चीज को किया जा सकता है जिसको आप जानते हो। जिसको आप जानते नहीं हो उसको कैसे कंट्रोल करोगे? तो मेन भूमिका हमारी रहेगी कि हम पहले मन को जान लेते हैं कि मन है क्या, राइट। जब जान पाएंगे तब उस चीज में हम उसको
ठीक कर पाएंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति। तो पहले हम समझते हैं कि मन क्या होता है। देखो, जो व्यक्ति का जीवन होता है मेनली 3 चीज़ों पे चलता है, ठीक है? जो मूल चीज़ें हैं, ऐसे तो बहुत सारी हैं, वैसे जो मूल तत्व हैं वो जीवन के 3 हैं, इस शरीर के 3 मूल तत्व हैं, वो है आत्मा, ठीक है? मन और तीसरा है शरीर। शरीर यानी आपकी इंद्रियाँ, मैं शरीर मतलब बोलूँ तो इंद्रियों से उसको वो करना कि जो इंद्रियाँ होती हैं आपकी, इन चीज़ों पे ही हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है, ठीक है? ना आत्मा के बिना एक मनुष्य शरीर रह सकता है, ना बिना मन के भी एक मनुष्य शरीर रह सकता है और ना बिना इंद्रियों के एक मनुष्य शरीर रह सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। तो अब यही जो 3 चीज़ें हैं, इनको हमें बहुत डीप डाइव करने की ज़रूरत है। पहले मन को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये 3 चीज़ें कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है? तो क्या है कि एक व्यक्ति होता है जो आत्मा लेवल पे जीता है, आत्मा स्तर पे जीता है। एक व्यक्ति होता है जो मन लेवल पे जीता है, यानी मन के स्तर पे जी रहा है। और एक व्यक्ति होता है जो इंद्रियों, भोग, विलास के लेवल पे जी रहा है, ठीक है? वो उस स्तर पे जी रहा है। इंसान हमेशा 3 स्तर पे जीते हैं, ठीक है? या तो आत्मा लेवल पे कोई जी रहा है, या मन लेवल पे जी रहा है, या भोग विलास और इंद्रियों के लेवल पे जी रहा है। ज़्यादातर आप लोग जो पाओगे आज की डेट में, वो इन 2 पे जी रहे हैं, मन पे और भोग विलास पे। आत्मा लेवल के लोग बहुत कम मिलेंगे जो आत्मा स्तर पे अभी जी रहे हैं, बिल्कुल। राइट? ज़्यादातर 99% लोग जो मिलेंगे वो इन्हीं 2 से चल रहे हैं, मन से और इंद्रियों से। यही 2 हैं उनकी सवारी। इस पे आत्मा स्तर पे तो कोई जी ही नहीं रहा है, बिल्कुल। ठीक है? बहुत रेयरली कोई मिल जाए, बहुत महात्मा, संत, कोई बड़ा आदमी जो एक आत्मा लेवल पे पहुँच के जी रहा है अपना जीवन, वो बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगा आज के युग में, ठीक है? तो क्या होता है, जैसे जो मैं बता रहा हूँ कि इंसान 3 चीज़ों पे जीता है। वैसे ही अगर आप किसी दूसरी योनि में जाओ, अगर इंसान की योनि से थोड़ा हट के सोचो, ठीक है? तो जैसे जानवर्स की योनि, पशु-पंछियों की योनि, ठीक है? या कुत्ते-बिल्ली की योनि, ये सारी योनियाँ हैं, ठीक है? अगर थोड़ा आप यहाँ जाके सोचो तो ये लोग सिर्फ़ एक योनि पे जीते हैं। सॉरी, एक एक उस पे जीते हैं गुण पे, वो है शरीर, भोग-विलास। जो कि आप भोग-विलास बोलते राइट? हैं जिस चीज़ हाँ, को। इंद्रियों के लेवल पे इनका जीवन, पूरा जीवन इंद्रियों पे होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ, जैसे एक कुत्ता है, ठीक है? आप कुत्ते को बाहर से लाके घर में रखने लग जाओ, तो वो आपके घर पूरी ज़िंदगी रह लेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बंद कमरे में भी रह लेगा, बस खाना टाइम से मिलना चाहिए, राइट? जैसे एक भैंस होती है, भैंस को एक खूँटे से बाँध देते हैं, पूरा जीवन उसका एक खूँटे पे निकल जाता है, बिल्कुल। ठीक है? तो ये जो प्रजातियाँ हैं, ये इसी लेवल पे जी रही हैं, जिनका मन नहीं है। तो अजय जी, आप जैसा कि बता रहे थे कि क्या इंसानों के अलावा जो अदर योनियाँ हैं, तो हुँ, हुँ। उनमें क्या मन नहीं होता है? हुँ, हुँ। भावनाएँ नहीं होती हैं? दुःख और सुख नहीं होता है? क्या वो लोग ये चीज़ें फ़ील नहीं करते हैं क्या? हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सही प्रश्न है। तो अ, जैसा कि पहले हमें ये समझना चाहिए कि मन के कौन-कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है? पहले हम ये जान लेते हैं कि मन के कौन-कौन से भाग हैं, ठीक है? जैसे सपोज़ मन के ज़्यादातर 4 चीज़ें हैं मन की, जो जैसे कि इच्छाएँ, आपकी इच्छाएँ मन का पार्ट है, ठीक है? आपकी भावनाएँ, इमोशंस, वो भी आपके मन का पार्ट है, ठीक है? तीसरा आपकी इमेजिनेशन, कल्पना, वो भी मन का पार्ट है। चौथा आपके विचार, ठीक है? ये आपके मन के पार्ट हैं। बिल्कुल। तो जैसा आपने दूसरी योनियों के बारे में बोला है, तो दूसरी योनियों के अंदर जैसे रोना, गुस्सा आना, जैसा आपने बोला कि क्या उनमें दुःख-सुख नहीं होता, उनमें गुस्सा नहीं होता? बिल्कुल, उनमें गुस्सा होता है, लेकिन दुःख, सुख और गुस्सा उनको जो मिला है वो प्राकृतिक देन है। जैसे सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ, जैसे मैं गुस्सा करूँ, ठीक है? तो मैं गुस्सा कब करूँगा? जब मेरी बुद्धि मुझे उस गुस्से को रिएक्ट करने के लिए बोलेगी, ठीक है?
जैसे आप मुझसे बात करो, आप कुछ ऐसा मुझसे बोल दो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए, तो आप मुझे ट्रिगर किए और मुझे गुस्सा आया, ठीक है? वो मेरी बुद्धि के होते हुए मैंने गुस्सा किया, हो सकता है मैं गुस्सा नहीं भी कर सकता था आप पे, ठीक है? लेकिन बाकी की प्रजातियों के अंदर जो गुस्सा आता है, दुःख आता है, सुख आता है, वो उनके नेचर का पार्ट है। वो प्रकृति की देन है उनको। जैसे सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे अभी कोई कुत्ता आपके पास से गुज़र के जा रहा है, ठीक है? वो गुस्से में नहीं है, लेकिन आप उस पे कुछ रिएक्ट करने जाओ, ठीक है? तो वो अपने बचाव के लिए क्या करेगा? कुछ ना कुछ आपके ऊपर कुछ भौंकेगा या फिर कुछ भी एग्ज़ करेगा, कुछ एग्ज़ैक्टली, ना कुछ तो रिएक्ट करेगा। एग्ज़ैक्टली। क्यों? क्योंकि वो उसको इस तरीके से प्रकृति ने बनाया है कि उसको इन चीज़ों के लिए कैसे रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन में, ठीक है? जैसे आप देखते हो जैसे कि पशु-पंछी हैं, ठीक है? जब जन्म लेते हैं, ठीक है? उड़ना नहीं आता उनको, ठीक है? जैसे अभी अंडे से बाहर निकला है कोई पंछी, ठीक है? उड़ना नहीं आता, ठीक है? लेकिन उसे भूख भी लगती है, ठीक है? तो उसके कुछ रिएक्शंस होते हैं, वो भूख लगना उसको पता तो नहीं है, ठीक है? जैसे मैं हूँ, मैं भूख बोलूँगा मुझे खाना चाहिए, ठीक है? लेकिन वो कैसे बोलेगा जो अभी छोटा बच्चा है, चाहे किसी का भी बच्चा मान लो, तो उसके कुछ रिएक्शंस आपको बताते हैं कि उसे भूख लगी है, राइट? तो वो पॉइंट कहाँ है जहाँ से वो भूख क्रिएट हुई है? वो नेचर ने उनको दिया है वो रिएक्शंस उनके अंदर जिससे आप समझ सकते हो कि इसको भूख लगी है। ठीक है? जैसे मैंने आपको गुस्से का बताया, क्रोध का बताया, ठीक है? दुःख का बताया। दुःख भी उनका एक प्राकृतिक नेचर से जुड़ी ही चीज़ है, ठीक है? उनको दुःख ऐसे नहीं होगा वो जा रहे हैं और ऐसे उन्हें दुःख हो जाए नॉर्मल, आप उनको मारोगे या उसके पैर में कुछ डंडा मार दो, ठीक है? जिससे उसको पेन होगा, वो पेन होते ही उन्हें दुःख होगा। तो आपका कहना है कि इंसान जो सोचता है, जो महसूस करता है, हाँ, कल्पना करता है, उसकी वजह से उसको दुःख-सुख या फिर मन में उसके खुशियाँ भी आती हैं, पीड़ा भी होती है, करेक्ट। मानसिक कष्ट भी होते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि जानवरों में ये चीज़ें नहीं होती हैं। मानसिक कष्ट जो आपने अभी क्योंकि वर्ड लिया। जैसा कि आपने बताया ना कि अभी हर एक्शन का रिएक्शन होता है। करेक्ट, तो जब इंसानों के साथ कुछ होता है तभी उसका भी रिएक्शन वो लोग देते हैं करेक्ट, और सेम पैरेलली जानवरों के साथ में भी अगर कुछ एक्शन होता है तभी वो रिएक्शन करते हैं। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं उनके अंदर भी मन, भावनाएँ कुछ तो हैं। करेक्ट। तो उनकी जो जो इमोशंस हैं, जो उनकी भावनाएँ हैं, वो इमोशंस बिना बुद्धि के रिएक्ट कर रही हैं। आपकी भावना, आपके इमोशंस बुद्धि के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ओके, उनमें बुद्धि नहीं है, ठीक है? आपका रिएक्शन एक पर्सन के लिए ज़्यादा हो सकता है, एक पर्सन के लिए कम हो सकता है और एक पर्सन के लिए बिल्कुल नहीं हो सकता। एक ही एक्शन के लिए, एक ही एक्शन एक कोई बड़ा आदमी आपके साथ कर रहा है, एक एक्शन कोई छोटा वही सेम एक्शन कोई दूसरा कर रहा है और वही सेम एक्शन कोई ग्राउंड लेवल का बंदा कर रहा है, आपके तीनों के साथ अलग-अलग रिएक्शन होंगे। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली हाँ। क्योंकि ग्राउंड लेवल के बंदे ये कैसे मुझे ऐसे कर सकता है, ये कैसे बोल सकता है? थोड़ा अपर लेवल का बंदा है तो आपका उसके साथ सेम रिएक्शन हो, भले ही सपोज़ इस बंदे ने आपको कुछ गलत बोला, इसने बोला, लेकिन तीनों के लिए आपके रिएक्शन चेंज हुए। जानवर के रिएक्शन चेंज हो सकते हैं तीनों के लिए? नहीं, वो तो सेम ही रहेगा। व्हाय? क्यों? क्योंकि वो अपने रिएक्शंस अपनी बुद्धि से नहीं प्रकट कर रहे। उनके रिएक्शंस जो प्राकृतिक हैं वैसे ही रहेंगे। वो चेंज नहीं होंगे पर्सन को देख के, राइट? तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो रिएक्शंस हैं तीनों पर्सन्स के लिए अलग-अलग हो सकते हैं। वो क्यों हुए? क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि के अंदर से फ़िल्टर होके गए। अब मैं आपको और डीप में लेके जाता हूँ, ठीक है? जी, जैसे मैंने आपको ये 4 चीज़ें बताई, ठीक है? इच्छा, भावनाएँ, कल्पनाएँ, विचार, मन का पार्ट है, ठीक है? अब ये चारों चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है? जैसे मन होता है, मन क्या करता है? आपके अंदर कोई कल्पना क्रिएट करता है, मतलब सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। उसका काम निर्णय लेने का नहीं है। यहाँ पर ध्यान से समझना ये बहुत
अच्छा पॉइंट है आपके सारे क्वेश्चंस का। मन का काम कभी किसी चीज पे एक्शन लेने का नहीं होता, मन का काम होता है किसी चीज को आपके अंदर सक्रिय करना, एक्टिव करना। जैसे आपके दिमाग में आया, आपने रोड पे जाती हुई एक कार देखी चमचमाती, ठीक है, आप पे घर आके मन में आया कि मैं एक कार खरीदता हूँ। अब यहाँ पर ये तो नहीं है कि आप कार जाके खरीद ही लो। आपकी बुद्धि बोलेगी कि यार इतना पैसा नहीं है, घर की कंडीशन इतनी सही नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो क्या आप खरीद लोगे? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। निर्णय किसका था? बुद्धि का। एग्जैक्टली, मन का निर्णय नहीं, मन ने सिर्फ उसको एक एक्टिवेट सिग्नल किया एक था। सिग्नल दे दिया आपको। ठीक है, सिर्फ एक्टिवेट करा। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है, बहुत बारीक बात है, वो ध्यान से समझना कि ये जो चारों चीजें जो मैंने बताई है ना, इनको सक्रिय करता है। सक्रिय करने का काम होता है मन का, निर्णय लेने का काम होता है बुद्धि का। इसलिए मन एक अबुद्धिमान व्यक्ति के लिए घातक हो सकता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सार्थक भी हो सकता है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने आपको 4 पार्ट बताए, ठीक है, मन के, ठीक है, 4 भाग बताए। एक होती है इच्छा, इच्छा, कल्पना और विचार, ठीक है, और भावना, ठीक है। तो मैंने ये आपको इसलिए बोला क्योंकि ये अगर चारों चीज एक्टिवेट हो जाएं एक अबुद्धिमान व्यक्ति के अंदर, ठीक है, जैसे अबुद्धिमान व्यक्ति है, जैसे जिसमें बुद्धि कम है, ठीक है, तो जैसे सपोज वो गाड़ी लेना चाहता है, उसके दिमाग में आया मेरे को गाड़ी चाहिए, ठीक है, सपोज एक मन की भावना हुई, ठीक है, बिल्कुल। कि मेरे को एक गाड़ी चाहिए, उसकी एक इच्छा है। अब क्या होगा कि उसमें अगर बुद्धि नहीं है, ठीक है, बुद्धि की कमी है, तो वो क्या क्या करेगा? कुछ ना कुछ गलत तरीके निकालेगा या फिर कुछ ना कुछ कुछ भी करेगा जिसकी एग्जैक्टली, तरीके से उसकी इच्छाएं पूरी हो सके। वो इच्छा पूरी हो सके, तो वो कोई ना कोई काम करेगा, ठीक है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति मन के हिसाब से नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि निर्णय तो आपकी बुद्धि को लेना है, मन को तो निर्णय लेना नहीं है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मन का काम सिर्फ किसी चीज को एक्टिव करना है, आपके अंदर एक्टिवेट करना है, सक्रिय करना है, ठीक है। डिसीजन आपका ही है, आपकी बुद्धि का ही है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे कलयुग में ज्यादातर क्या हो रहा है आज के युग में, कि लोग ना की इच्छाएं बहुत हैं और बुद्धि की कमी हो रही है, ठीक है, क्योंकि हर एक की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब ये कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, वो आपको पॉइंट बताता हूँ। जैसे मन क्या है ना, मन सिर्फ विजिबिलिटी के हिसाब से काम करता है। अब जैसे विजिबिलिटी के हिसाब से कैसे करता है, विजिबिलिटी के हिसाब से ऐसे करता है, जैसे आप एक ऐसी जगह रहते हो जहां ना तो कोई गाड़ी चलती है, ना कोई मोबाइल चलता है, ना कोई एयरप्लेन चलता है। आप ऐसी जगह रहते हो, तो क्या आपके दिमाग में कभी गाड़ी, मोबाइल, एयरप्लेन खरीदने का आ सकता है? नहीं, विचार ही नहीं आएंगे। आज से 100 साल 50 साल पहले जब ये चीजें थी नहीं, लोगों के मन में ऐसा नहीं विचार आते होंगे। ऑफकोर्स आप करेक्ट, देख के जो विजुअली देख के चीजें आ रही हैं। करेक्ट, क्योंकि जितनी विजिबिलिटी होगी किसी चीज की, उतना मन दौड़ेगा उस चीज के पीछे। क्योंकि मन को अगर पता ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं, तो मन कभी नहीं कहेगा उस चीज के बारे में। तो आपके कहने का मतलब है जो आपके सराउंडिंग में चीजें चल रही हैं वही आपका मन कैच कर रहा है और उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। अब जैसे कि आज के कलयुग में, जो मैंने अभी एक बात बोल रहा था, कलयुग क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आज की डेट में विजुअलाइज करने के साधन बहुत हो चुके हैं। जैसे मोबाइल ही ले लो, ठीक है, आप मोबाइल में एक बच्चा घर में बैठ के, एक कमरे में बैठ के पूरी दुनिया देख सकता है। एक रॉयल्स रॉयल भी देख रहा है, एक होंडा सिटी भी देख रहा है, और एक आलीशान घर भी देख रहा है, एक मोबाइल भी चलाते हुए देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। तो यहाँ पर विजुअलाइजेशन इंक्रीज हुआ, मन पकड़ रहा है, क्योंकि मन जिस चीज को देखेगा उस चीज के पीछे भागेगा, आपको आपके अंदर एक्टिवेट करेगा, क्योंकि मन का काम तो एक्टिवेट करना है ना, किसी कल्पना को, किसी विचार को जो देखा उसको आपके अंदर एक्टिव कर दिया, आपसे जोड़ दिया कि आप ये करो।
अब क्या होगा, इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? इसका डिसएडवांटेज ये है, जैसे-जैसे चीज़ें विजुअलाइज़ होना आसान हो जाएँगी, जैसे आज की डेट में हो चुकी हैं, तो एक 10 साल का बच्चा सब कुछ देख सकता है। अब वो 10 साल के बच्चे में अभी उतनी बुद्धि नहीं है कि वो ये निर्णय ले पाए कि मुझे ये लेना है या नहीं लेना है। सही और गलत का निर्णय वो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि एज से पहले ही विजुअलाइज़ करना तो आज की डेट में जल्दी-जल्दी हो गया, लेकिन बुद्धि तो अभी उसकी विकसित हुई ही नहीं, राइट? क्योंकि अभी उसकी बुद्धि तो बढ़ी नहीं, लेकिन उसने मोबाइल देखा, उसने गाड़ी देखी, वो गाड़ी के लिए बोलने लग गया, पापा मुझे गाड़ी दिलाओ। 15 साल की एज में, 18 साल की एज में गाड़ी देखी उसने, अब गाड़ी के लिए बोलने लग गया, मुझे गाड़ी में ही जाना है, मुझे यही गाड़ी चाहिए। कहाँ से आया वो चीज़? वो चीज़ उसने देखी, अपने फ्रेंड्स में देखी, मोबाइल पे देखी, लोगों का स्टेटस देख के देखी कि ये गाड़ी में चलता है तो इसका स्टेटस ऐसा हाई है, ये है, तो कहाँ से आई वो चीज़ें? वो विज़ुअलिटी इतनी बढ़ गई है चीज़ों की, तो मन से आदमी आजकल क्या हो रहे हैं? परेशान हो रहे हैं। दिस इज़ द मेन लॉजिक। इसीलिए मन भटकता रहता है नई-नई चीज़ों के लिए और परेशान रहता है, क्योंकि वो चीज़ें जब जैसा कि अचीवमेंट नहीं हो पाया उन सब चीज़ों का, करेक्ट, तो कहीं न कहीं इससे आदमियों को तकलीफ़ होती रहती है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर वो बंदा देखता नहीं, तो उस चीज़ के बारे में कभी सोचता नहीं। ठीक है? अब यहीं पर क्या होता है, इसका एक और दूसरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि मन क्या है ना, एक नशा है। अब नशा कैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे एक अबुद्धिमान व्यक्ति है, जिसमें बुद्धि नहीं है, सपोज़ 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का लड़का है, अभी बुद्धि विकसित नहीं है, वो आया और वो अगर नशा करे, जैसे कोई भी नशा करे, चाहे वो दारू पिए, चाहे वो गाँजा पिए, जो भी एक्स वाई जेड, ठीक है? और एक बुद्धिमान व्यक्ति आया, वो भी नशा करे, ठीक है? अब दोनों के रिएक्शंस अलग-अलग होंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति दारू पिएगा, लेकिन वो बड़े आराम से पिएगा, अपने मज़े के लिए पिएगा और खत्म कर देगा। लेकिन ये अबुद्धिमान व्यक्ति क्या कर सकता है? ये लड़ाई भी कर सकता है किसी से, वह कुछ भी कर झगड़ा भी कर सकता है, सकता क्योंकि है। उसको उस चीज़ के क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। क्यों? क्योंकि उसमें अभी बुद्धि विकसित हुई ही नहीं। करेक्ट? तो ऐसे ही मन की कहानी है। ठीक है? मन भी एक आपके अंदर नशा है। अब ये नशा बढ़ रहा है। अब बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि इसके साधन बहुत ईज़ी हो गए हैं, मन को बढ़ाने के। जैसे विज़ुअलिटी का एग्ज़ाम्पल दिया, जैसे विज़ुअलाइज़ेशन का एग्ज़ाम्पल दिया। आजकल लोग मूवी देखने चले जा रहे हैं, हर चीज़ आसानी से देख ले रहे हैं। एक कमरे में बैठ के आप पूरी दुनिया देख सकते हो। पहले पूरी दुनिया देखने के लिए आपको बहुत प्रयत्न करने पड़ते थे, तब जाके एक कार देख ली तो देख ली। ठीक है? तो इसमें आपका एक बहुत अच्छा एक मुझे आपकी बातों से एक चीज़ आ रही है कि हमारी बुद्धि हमको सही निर्णय लेने के लिए, जो कि हमारे मन ने, क्योंकि मन एक हुँ, हुँ। सैटिस्फैक्शन के लिए हमारी करता है, क्योंकि जो हुँ, हुँ। हमारी बॉडी के अंदर अगर हमारी एक्सपेक्टेशन या इच्छाएँ पूरी होती हैं, तो अच्छा लगता है। हुँ, हुँ। तो बुद्धि के साथ इसका कैसे रिलेशन है? ये जो बुद्धि जो हमको बता रही है, वो हुँ, हुँ। सही है या गलत है? हुँ, हुँ। इस चीज़ के, या फिर हमारी जो, या फिर जो भी हम निर्णय ले रहे हैं अपनी बुद्धि की वजह से, हुँ, हुँ। क्योंकि कोई छोटा बच्चा भी अच्छी डिसीजन ले सकता है, ठीक है, कोई बहुत मैच्योर आदमी भी आज के टाइम में गलत निर्णय लेता है। बिल्कुल। तो इस चीज़ के लिए हम कैसे समझेंगे ये सही है या गलत है? एग्ज़ैक्टली, बहुत अच्छा है। देखो, अब आपने बोला कि एक मैच्योर इंसान भी कभी-कभी गलतियाँ कर देता है और एक बच्चा भी कभी-कभी अच्छा डिसीज़न ले लेता है। इट्स डिपेंड्स कि आप किस तरीके से आपकी बुद्धि को विकसित किया गया है, ठीक है? ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जैसे आप हो, आपकी बुद्धि का विकसित होना कैसे हुआ है, वो आपकी एक अलग चैप्टर है। अजय की बुद्धि कैसे विकसित हुई है, अजय का चैप्टर अलग है, ठीक है? लेकिन सूत्र क्या होता है, जैसे आप अपना बच्चा है, आप अपने बच्चे को स्टार्टिंग से स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ाते हो, उसे अच्छी एजुकेशन देते हो,
घर पे भी पढ़ाते हो, अच्छी बातें बताते हो, ठीक है? ये जो विचार फैला रहे हो या जो विचार उसके अंदर डाल रहे हो, ये क्या है? ये बुद्धि है उसकी। एक दिन बुद्धि ही बनेगी ये। आप सराउंडिंग उसका और उसका विजुअलाइजेशन आप कैसे ग्रोन अप कर रहे हैं। करेक्ट, ये उसकी बुद्धि ही बनेगी, क्योंकि बुद्धि क्या है? अब आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दूं तो बुद्धि क्या है? एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो आपको लगता है उसके अंदर कोई बुद्धि है? नहीं, उसको तो क्या पता। एग्जैक्टली, बुद्धि कहाँ से आती है? वो जब चीज़ों को धीरे-धीरे देखता है, जब महसूस करता है, धीरे धीरे ग्रो अप करता है, धीरे धीरे हम जिस लोग। परिवेश में रहता है, उस परिवेश के हिसाब से वो चीज़ों को अडॉप्ट करता है। क्या करेक्ट, सही है, क्या गलत है, इससे कुछ सैटिस्फैक्शन भी उसको मिलता है। गलत चीज़ों को भी कभी-कभी देखने से उसको सैटिस्फैक्शन मिलता है। करेक्ट। तो इस तो टॉपिक को मैं आपको अभी एक डायरेक्शन दूंगा, इसको भी बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं कि आपका जो प्रश्न है कि एक मैच्योर इंसान कभी कभी बेकार डिसीजन ले लेता है, एक बच्चा अच्छा डिसीजन ले लेता है। तो इसको मैं आपका क्लियर करता हूं पहले। अब क्या हुआ, बुद्धि कहाँ से विकसित होना शुरू होती है? आपकी सराउंडिंग से, ठीक है? आपके परवरिश से, ठीक है? आपके फादर मदर से, ठीक है? आपके फ्रेंड से। क्या है, बुद्धि इज नथिंग, बुद्धि इज द कलेक्शंस ऑफ द विचार, ठीक है? बहुत सारे विचार इकट्ठे होके आपके अंदर जब जाते हैं, ठीक है, तो उनमें से किस विचार को उठा के लाना है जो सही है, वो बुद्धि का ही काम है। बट बहुत सारे केसेस में तो यही देखा गया है कि बुद्धि हमेशा, आपका मन हमेशा बुद्धि पे हमेशा हावी रहता है, कि वो आपको कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर करता रहता है। ये करिए, ये लीजिए, ऐसा करिए। आपके पास छोटा घर है तो बड़ा घर ले लीजिए, ये गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी ले लीजिए। करेक्ट, आज ये करना है, नहीं दूसरी चीजें करना है। आज इस जॉब में है, नहीं उस जॉब में पैसा कम है, दूसरी जॉब में जाना है, वहां करेक्ट। पे। तो मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है हमारे सोच के अंदर, और हम बुद्धि के आगे, मन के आगे हम कभी ना कभी पीछे ही रहते हैं, चाहे कितना भी हमारे पास बुद्धि हो। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा आपने एक मुझे हिंट दी। मैं आपको एक बहुत अच्छे उदाहरण से इसको क्लियर करता हूँ कि मन हम पे हावी रहता है, मन बुद्धि पे हावी रहता है, ठीक है? जैसा आपने बोला। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब क्यों रहता है? अब मैं आपको एक इसका एकदम ग्राउंड लेवल आंसर देता हूँ, ठीक है? आपने महाभारत में श्री कृष्ण भगवान का रथ देखा होगा, ठीक है? अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण भगवान थे, ठीक है? अब इस रथ को ना थोड़ा-सा मैं जैसे डायरेक्शन दूँगा वैसे सोचना कि रथ में कौन-कौन होता है? एक होता है राजा, जो विराजमान होता है गद्दी पे, एक होता है सारथी, और एक क्या होता है रथ को चलाने के लिए, घोड़ों को चलाने के लिए? लगाम, ठीक है? और घोड़े आपका इंद्रियाँ। मतलब घोड़े 4 चीज़ें होती हैं, मैंने 4 पार्ट में तोड़ा है। एक होता है राजा, एक होता है सारथी, एक होती है लगाम और एक होते हैं घोड़े। अब राजा को मैं नाम दे देता हूँ आत्मा, सारथी को मैं नाम दे देता हूँ बुद्धि, लगाम को मैं नाम दे देता हूँ मन, और घोड़ों को मैं नाम दे देता हूँ इंद्रियाँ, ठीक है? अब आप ऐसे रिलेट करना, ठीक है? अब आपकी बुद्धि, अगर आपकी बुद्धि यानी आपका सारथी आपके घोड़े को चलाए, किसके निर्देश पे? आपकी आत्मा के निर्देश पे। राजा जो बैठा है, जैसे आप हो, आप राजा हो, आपको एक जगह जाना है, जैसे सपोज आपको यहाँ से आगरा जाना है, तो वहां पे इंस्ट्रक्शन कौन देगा? आप, क्योंकि आपको जाना है, बिल्कुल। ठीक है? अगर सारथी जो डिसीजंस हैं वो अगर राजा से ना ले, सारथी अगर उन लगाम्स के हिसाब से चले और घोड़ों के हिसाब से चले, तो सारथी क्या आपको आपकी मंजिल पे पहुंचाएगा? नहीं पहुंचा सकता है। राइट? एक्चुअल में क्या है कि जो जो लगाम है ना, जो लगाम वो मन है और घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं। हमें चलना किस डायरेक्शन से चाहिए? हमें चलना ऐसे चाहिए कि निर्देश देगा राजा, सुनेगा सारथी, सारथी निर्देश देगा लगाम को और लगाम निर्देश देगी घोड़ों को। सीक्वेंस ये होना चाहिए, लेकिन उल्टा सीक्वेंस हो गया है। 99% लोगों का सीक्वेंस उल्टा है।
वो कैसे चलते हैं? उन्हें निर्देश देती हैं इंद्रियां उनकी, ठीक है, और इंद्रियों के हिसाब से लगाम, और लगाम के हिसाब से सारथी, और ठीक है। सारथी के हिसाब से राजा चलता है। सारथी के हिसाब से तो वो जा ही रहा है, उसको कोई डायरेक्शन ही नहीं, क्योंकि उसकी कोई सुन ही नहीं रहा है। जैसा मैंने आत्मा बताया कि जो बुद्धि जिसको मैं नाम दे रहा हूं, अगर सारथी ठीक ढंग से आपके रथ को ना चलाए तो आप कहीं भी गिर सकते हो, कहीं भी गलत डायरेक्शन में जा सकते हो, कहीं भी पहुंच सकते हो। अगर आप अपनी इंद्रियों, मन और इसके हिसाब से अगर आप अपने जीवन को चलाओ तो आप पर हावी अब कौन है हावी? जो आपने बोला था मन मुझ पे हावी है या मन लोगों पे हावी होता है, ठीक है, कि ये कर लो, वो कर लो, बुद्धि को काम ही नहीं करने देते। तो क्या होता है? यही हो रहा है क्योंकि आपने सारी कमांड्स मन को दे रखी है। एक्चुअली वो कमांड किसके हाथ में होनी चाहिए थी? बुद्धि के। और बुद्धि की कमांड किसके हाथ में होनी चाहिए थी? आपकी आत्मा के। अब क्या होता है देखो, और सटीक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये मैंने 4 पॉइंट बोले, ठीक है। बुद्धि कैसे ग्रो अप होती है, ठीक है। मैंने बोला एक बुद्धि होती है जो हम बाहर से सीखते हैं, ठीक है। जैसा जैसे लोगों से हम मिले, जैसे मैं आज आपसे मिला, आपने मुझे कुछ बोला, कल आप किसी और पर्सन से मिलोगे, उसने कुछ बोला, कहीं आपने बुक में पढ़ा, ठीक है, कहीं आपने किसी और बुक में पढ़ा, ठीक है, कहीं कहीं आपने टीवी पे जाके किसी के प्रवचन सुन लिए, कहीं आपने किसी का पॉडकास्ट देख लिया, ठीक है। ये सब क्या है? ये सारे विचार हैं। विचार हैं, आपके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है वो है। करेक्ट। अब बुद्धि कैसे ग्रो अप करती है? बुद्धि एक्चुअल में ये तो आपकी बुद्धि है, लेकिन अगर बुद्धि को आपको तीव्र करना है या बुद्धि को आपको बढ़ाना है, स्ट्रांग करना है, तो आप कैसे करोगे अपनी बुद्धि को स्ट्रांग? उसको आप अपने आप से कनेक्ट करो, उसको डिसीजंस लेने के कैपेबल बनाओ। वो कैपेबल कौन बनाएगा? आपकी आत्मा जो बैठी है, जिसके लिए हम बोलते हैं मेडिटेशन, ध्यान, ठीक है। वो आपके दिमाग, आपकी बुद्धि को स्ट्रांग बनाती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी सोल से आपको कनेक्ट करती है। कनेक्ट कर रहा है। तो क्या हो रहा है आपके अंदर? एक, जैसे अभी तो मैंने बुद्धि का नाम लिया है, बुद्धि से भी अप में एक चीज होती है विवेक, जो उसका एक अप लेवल होता है, जिसको हम विवेक बोलते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो वो बुद्धि से भी ऊपर का बंदा है विवेक। लेकिन विवेक तो मैं इसलिए वर्ड यूज नहीं कर रहा था, विवेक के हिसाब से तो कोई नहीं चल रहा है। अगर विवेक के हिसाब से चले तो विवेक से तो विवेक आत्मा का ही पार्ट होता है, पार्ट है, जिसको हम विवेक बोल देते हैं। बिल्कुल। जैसे भगवान श्री रामचंद्र थे, वो विवेकशील थे। क्यों थे विवेक वो से विवेकशील? क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन अपनी आत्मा के हिसाब से जिया है, इसलिए वो भगवान बने। क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा की डायरेक्शन से चले थे। आत्मा ने जो बोला वो उनकी बुद्धि ने लिया, उन्होंने फिर उनकी लगाम हाथ में ली, लगाम के हिसाब से उनका शरीर, उनका मन, उनकी इंद्रियां सब कुछ उसके हिसाब से चली। बिल्कुल। आपका कहने का मतलब है, जब बुरा देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जब मैं करेक्ट, देखा आपने मुझसे बुरा न कोई। करेक्ट, एग्जैक्टली। कि मतलब यही है मेन, कि सिंपल सी बात है, आप कैसे ग्रो अप करना चाह रहे हो अपने आप को, ठीक है। आपके अंदर सबसे बड़ा गुरु आपका, आपकी सोल बैठी है, वो सबसे बड़ा गुरु है। आप जो बाहर से ज्ञान ले रहे हो ना, ये तुच्छ ज्ञान है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है, ये कूड़ा करकट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको छांटना पड़ेगा। हाँ, क्या सही है, क्या गलत है, एग्जैक्टली exactly, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मेरे दिमाग, लिए सही है, क्या समाज के लिए सही है, क्या मेरे एग्जैक्टली, परिवार के लिए सही है, या फिर आने वाली जनरेशन के लिए क्या सही है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपको छांटना पड़ेगा, ठीक है। अब सब कचरा आ रहा है, कुछ सही भी आ रहा है, कुछ गलत भी आ रहा है, हर टाइप का आ रहा है, लेकिन वो छांटने के लिए आपको इतने कैपेबल होना चाहिए कि आपको छांटना भी आए। एक व्यक्ति के अंदर इतना वो कैपेबल ही नहीं है, वो आपकी भी सुन लिया, किसी और पर्सन की भी सुन लिया, किसी और की भी सुन लिया, सबकी सुन लिया, अब वो कंफ्यूज है कि मैं चलूं किस पे, बिल्कुल। राइट। क्यों? क्योंकि उसको डिसीजंस मेकिंग है ही नहीं उसके अंदर, वो वीक है। सुन वो सबको लेता है, अच्छा सबका लगता है उसे, लेकिन वो किसकी डायरेक्शन में जाए ये कौन बताता है? ये बताता है आपका विवेक। अगर आप विवेक से कनेक्ट होना जानते हो तो विवेक आपको हर एक चीज का डिसीजन दे सकता है। सबसे बड़ा डिसीजन मेकर है आपके अंदर आपका विवेक। वो बाहर से नहीं मिलता, वो आपके स्वयं के एक्सपीरियंस से मिलता है, वो आपकी स्वयं की यात्रा से मिलता है।
वो आपकी इनर यात्रा यात्रा से मिलता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो मन है वो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है। ऑब्वियसली। वो हमारी हर चीज पे कहीं ना कहीं लगाम लगने के लिए, कुछ भी हमारी इच्छाएं हैं जो मन से उत्पन्न होती हैं, हाँ, पूरी नहीं होंगी तो हमको तकलीफ होगी। बट करेक्ट, कंफर्ट में ही हमारा मन सेटिस्फेक्शन देता है। तो करेक्ट, कहीं ना कहीं जो हम जी रहे हैं वो सही ढंग से नहीं जी रहे हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हमने समझा ही नहीं, जो हमारे लिए सही था, बट हम उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। हम करेक्ट। डायरेक्शन ही दूसरा है हमारा। क्यों? क्योंकि आपकी डायरेक्शन, मैंने आपको वर्ड दिया कि विजुअलाइजेशन, ठीक है? तो मैंने आपको क्यों बोला मन क्यों स्ट्रांग होता जा रहा है? मन तो देख रहा है, मन का काम है इन पार्ट्स को सक्रिय करना, जो मैंने 4 पार्ट बताए हैं, उनको सक्रिय करता है, आपकी इमेजिनेशन को, आपकी भावनाओं को, ठीक है? हर इन चीज़ों को आपके अंदर एक्टिवेट करना काम है उसका, उसका निर्णय लेने का काम नहीं है। अगर मैं बुद्धि से कमज़ोर हूँ और अगर मैं बुद्धि से कमज़ोर हूँ, तो मुझ पे मन प्रबल होगा, ऑब्वियसली होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं मन के हिसाब से ही चलूँगा फिर। मन अगर आपको कमज़ोर करना है, तो आपको बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और बुद्धि को स्ट्रांग करने के और लिए अपनी बुद्धि आत्मा को को। स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको अपने विवेक तक जाना पड़ेगा, और विवेक तक जाने के लिए आपको अपनी आत्मा की जर्नी करनी पड़ेगी। स्वयं की यात्रा करनी होगी, आत्मा की यात्रा करनी होगी, राइट? अगर उसकी बुद्धि तीव्र नहीं है, उसकी बुद्धि एक्टिव नहीं है, तो उस व्यक्ति पे मन का प्रभाव ज़्यादा रह सकता है, और वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान रह सकता है। तो इन सब चीज़ों का निर्णय कैसे ले सके, वो तो आपका बुद्धि से ही निर्णय आएगा। जैसे कि आपने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल बीच में दिया था, विजुअलाइजेशन। हुँ, हुँ। तो अभी मार्केट में बहुत सारे कंटेंट्स हैं। हुँ, तो अच्छे भी कंटेंट्स हैं, बुरे भी कंटेंट्स हैं, हुँ, हुँ, बच्चे देखते हैं। हुँ, हुँ, तो मोस्टली हमारा मन ऐसा क्यों करता है, जो गलत चीज़ें हैं उन्हीं की तरफ क्यों भागता है, हुँ, हुँ, अच्छे कंटेंट्स की तरफ क्यों नहीं जाता है? करेक्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बिल्कुल, आपने सही बोला कि बुद्धि कैसे निर्णय ले, या बुद्धि कैसे उस चीज़ को, बुद्धि को कैसे पता लगे कि हाँ, ये चीज़ में नहीं जाना है या ये चीज़ में जाना है। तो जैसा मैंने पीछे भी आपको बताया था कि क्या है ना, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका सराउंडिंग, ठीक है? आपका स्वयं, आप कितना सीख के आए हो, वो निर्भर करता है। अब दूसरा जो एग्ज़ाम्पल आपने लिया बच्चे का, कि बच्चा मार्केट में एक गलत कंटेंट भी है, मार्केट में एक अच्छा कंटेंट भी है। तो बच्चा ज़्यादातर बुरे कंटेंट के लिए ही क्यों भागता है, अच्छे कंटेंट के लिए क्यों नहीं भागता है, राइट? तो यहीं से अब मैं आपको कनेक्ट करता हूँ कि आप अपनी बुद्धि को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ये भी आपको क्लियर होगा। और यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होगी, जो आपने अभी एक प्रश्न किया है कि हमें कैसे पता लगे कि ये अच्छा डिसीजन है या गलत डिसीजन है, ठीक है? तो देखो, अब मार्केट में आपने बोला अच्छा कंटेंट भी है और एक बेकार कंटेंट भी है, ठीक है? तो अब मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे सपोज़ मैं एक हाथ में मोबाइल लेता हूँ, आईफ़ोन जो ट्रेंड में चल रहा है 16 प्रो, ठीक है? और एक हाथ में गीता लेके जाता हूँ, ठीक है? अब दोनों चीज़ आपके सामने ऐसे रखूँ, तो आप किसको चूज़ करोगे? ऑब्वियसली है मोबाइल। करेक्ट। अगर 15 साल, 20 साल या 30 साल का बच्चा है, वो किधर भागेगा? वो मोबाइल की तरफ भागेगा, ट्रेंड की तरफ भागेगा, कि ट्रेंड कहाँ चल रहा है, राइट? उस वो गीता की तरफ नहीं भागेगा, ठीक है? एक्चुअल में क्या होता है, बुरी चीज़ जो होती है, जिन्हें हम बेकार कह रहे हैं, जिन्हें हम गलत कह रहे हैं, वो कोई भी व्यक्ति उसके पीछे इसलिए भागता है क्योंकि उन चीज़ों का प्रभाव, जैसे मन का प्रभाव तीव्र होता है, वैसे ही इन कंटेंट और इन चीज़ों का प्रभाव तीव्र होता है। जैसे मन बहुत तुरंत रिएक्शन करता है। मन क्या होता है? बहुत तीव्र है आपके अंदर, ठीक है? जैसे कोई विचार आया, गाड़ी का विचार आया या कुछ खरीदने का विचार आया, तुरंत आएगा आपके अंदर और एक एक्साइटमेंट सी आ जाएगी, चलो मैं ये खरीद लेता हूँ। भले ही आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन अंदर से वो रहेगी एक इच्छा कि नहीं, मैं कब खरीदूँ, कब खरीदूँ? रहेगी। क्यों? क्योंकि वो मन आपके अंदर कहीं न कहीं रिएक्ट कर रहा है, इंस्टेंट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है? और वहीं पर अ
जैसे मन इंस्टेंट रिएक्ट कर रहा है, वैसे ही ये गलत जो चीजें होती हैं, जो जैसे गलत सेवन, जैसे कोई बंदा दारू पी रहा है, कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, कोई बंदा कुछ और नशा कर रहा है, इन चीजों में वो जल्दी एक्टिव होता है। क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि इन चीजों का भी रिएक्शन इंस्टेंट होता है। एक एक बंदा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदे को बोलो आप मेडिटेशन करो 10 मिनट, और एक बंदे, वही बंदा 10 मिनट या 1 घंटे दारू पिए, ठीक है? मैं एक बात बता रहा हूँ, दोनों में उसको दूसरी बार क्या करने का मन होगा? ज़्यादातर दारू पीने का, ठीक है? ना कि मेडिटेशन करने का। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। क्यों होगा? क्योंकि वो चीज़ उसको इंस्टेंट रिएक्ट करी थी। जैसे उसने पिया, वैसे ही उसको 10 मिनट बाद अच्छा लगा हो, ठीक है? या पी के जो भी उसका रिएक्शन था, तुरंत था। मेडिटेशन का रिएक्शन तुरंत नहीं है। ध्यान का रिएक्शन तुरंत नहीं मिलेगा आपको। आप बैठोगे, पहले तो आपको महीनों सेटल होने में लग जाएँगे, अपने आप को स्थिर करने में लग जाएँगे, अपने आप को फ़ोकस्ड करने में लग जाएँगे, तब जाके कहीं एक अच्छी यात्रा करोगे, उसको फ़ोकस्डली करोगे, तब जाके उस चीज़ से आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है? दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक बच्चा बुरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा क्यों भागता है? जैसे अभी क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है, ठीक है? ज़्यादातर आपको क्या लगता है कलयुग में किन योनि या किन लोगों का आगमन हो रहा है आपके हिसाब से? ज़्यादातर वो लोग आ रहे हैं जो लोग कहीं न कहीं भोग विलास में फँसे हैं। हाँ, जिनकी इच्छाएँ नहीं पूरी हुई हैं, जो बार-बार चाह रहे हैं कि ये चीज़ें हो जाएँ। करेक्ट, वैसे लोग आ रहे हैं। तो जैसे सपोज़ एक बंदा अपने प्रीवियस जन्म में बहुत अच्छे भोग विलास करता था, बहुत उसकी इच्छाएँ थी, एक्सपेक्टेशंस थी, पूरी नहीं हुई, डेथ करा, अब दूसरा जन्म आया। अब उसकी जो पिछले जन्म का जो उसका व्यक्तित्व था, जो उसका नेचर था, जो उसका स्वभाव था, वो इस जन्म में कंटिन्यू होगा। अब वो क्या लेके आया था पिछले जन्म से? वही भोग विलास वाली चीज़ें। वो कैरी फॉरवर्ड हो गई सारी अब वो चीज़ें। कैरी फॉरवर्ड हो गई उसके स्वभाव के साथ। अब वो 5 साल का हुआ या 10 साल का हुआ, तो क्या चीज़ों के प्रति भागेगा वो? एक अच्छा कंटेंट दे रहे हो आप उसको और एक वैसा कंटेंट दे रहे हो, तो भोग विलास वाले कंटेंट पे जल्दी भागेगा वो। हुँ, हुँ। अच्छे कंटेंट पे कैसे भागेगा वो? क्योंकि पुराना भी उसका वही चला आ रहा है। अब यहाँ पर ही उसके व्यक्तित्व को बदला जा सकता है। लेकिन उसके व्यक्तित्व को बदलने के लिए आप उसके पेरेंट्स को, यानी माँ-बाप को बहुत सक्रिय होना पड़ेगा, बुद्धि से सक्रिय होना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे आपने छलनी देखी होगी, जिसमें हम दूध छानते हैं, चाय छानते हैं, ठीक है? आटा छानते हैं, छलनी होती है, ठीक है? अब क्या है, एक पेरेंट अपने अ, बच्चे, अपनी संतान के लिए छलनी का काम करता है, ठीक है? आप हो ये छलनी हो गई। परमात्मा ने आपकी छलनी में एक बच्चा या जो भी है डाल दिया स्वभाव का, उसका जो भी स्वभाव था पिछले जन्म का, ठीक है? अब अगर ये छलनी स्ट्रॉन्ग होगी, अच्छी होगी, ठीक है? जिसमें कोई बीच में से टूटी ना होगी या बीच में से कहीं बड़ा छेद ना होगा, बढ़िया होगी, अच्छी होगी, तो ये क्या निचोड़ के ले जाएगी? अच्छाई, बुराई-बुराई, गंदगी बाहर रह जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर ये छलनी अच्छी नहीं है, ये कहीं से बीच में से छेद है इसमें, या कहीं अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कमज़ोर है, हुँ, तो हुँ। अगर इसमें उसका व्यक्तित्व, उस बंदे का व्यक्तित्व, उसके स्वभाव डाले जाएँगे, तो यहाँ निचोड़ के क्या जाएँगे? सब जाएगा, मिलावट सब भी कुछ जाएगी। जाएगी। हाँ, अच्छाई के साथ बुराइयाँ भी जाएँगी, अच्छाइयाँ तो जाएँगी, साथ में बुराइयाँ भी जाएँगी। करेक्ट। तो आप क्या हो अपने बच्चे के लिए, मैं क्या हूँ अपने अगर बच्चे के लिए, हम छलनी का काम करते हैं। अब कलयुग में क्या है? कलयुग में ये छलनी ना बहुत कमज़ोर हो चुकी है। इनमें बहुत गंदगी पहले से ही भरी हुई है, तो ये दूसरी गंदगी को कैसे साफ करें? ये टूटी-फटी छलनियाँ हैं, हुँ,
तो ये अपनी औलाद को, अपनी संतान को कैसे अच्छाई दे सकती हैं? मैंने बोला व्यक्तित्व चेंज कर सकता है। एक इंसान अपने बच्चे का व्यक्तित्व चेंज कर सकता है। जो व्यक्तित्व वो लेके आया है, उस व्यक्तित्व को आप चेंज कर सकते हो, ये फैक्ट है। लेकिन आपको वैसी छलनी, वैसा बुद्धिमान पर्सन बनना बनना पड़ेगा, पड़ेगा। तब आप उसको प्योरिटी में कन्वर्ट कर पाओगे, प्योर बना पाओगे। बिल्कुल। लेकिन आजकल क्या है, जो कलयुग का हिसाब है, कलयुग में छलनियाँ तो पहले से खराब ही हैं, जो मैं बता रहा हूँ। 99% सारी छलनियाँ खराब हैं और इसीलिए पेरेंट्स अपनी औलाद से फ्रस्ट्रेटेड हैं। मेन रीज़न ही यही है, डाल वो औलाद पे रहे हैं, लेकिन गलती औलाद की है ही नहीं वहाँ। क्योंकि उसके तो जैसे कर्म थे, जैसा उसका स्वभाव था, वो तो कैरी फॉरवर्ड हुआ उसके साथ। अब आप चेंज नहीं कर पाए उसकी चीज़ों को, तो आपकी गलती है ना वो तो। वो तो आगे वही कैरी फॉरवर्ड करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर गलती पेरेंट्स की है, क्योंकि वो वैसे कैपेबल नहीं बन पाए। आजकल इतनी चीज़ें एक्सेसिबल हो गई हैं ईज़िली। आई एग्री कि जैसे-जैसे विजुअलाइज़ेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे मन तीव्र भी होता जा रहा है, लेकिन बुद्धि के साधन भी बढ़ गए हैं तीव्र करने के लिए। जैसे पहले के ज़माने में आप कोई प्रवचन सुनने के लिए किसी गुरु के पास 4 दिन में जाते थे, 1 प्रवचन सुन के आते थे, 4 दिन लगते थे 1 प्रवचन सुन के आने के लिए, ठीक है? फिर आप महीने में 1 समय निकालते थे, फिर जाते थे, तब 1 प्रवचन सुन के आते थे, फिर थोड़ा-सा फ़ॉलो करते थे। लेकिन यही चीज़ें आजकल बहुत ईज़िली एक्सेसिबल हैं। आप फ़ोन पे देख सकते हो, अभी फ्री हो, अभी देख सकते हो। तो अच्छा कंटेंट तो मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन आप उसको कितना फॉलो कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट किस पर है? आप पर। अगर आप अपनी संतान को एक अच्छा गुणी बनाना चाहते हो, तो पहले तो आप ठीक बनो। आप अपनी छलनी को साफ करो पहले, तब उसको साफ कर पाओगे। करेक्ट? अब यहाँ पर जैसे आपका एक और प्रश्न हो सकता है कि जैसे मेरे बच्चे ने पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म किया है, तो इस जन्म में उसको उसका फल मिलेगा, तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उसको अच्छा करने की, तो वो तो मिल के ही रहना होगा। ये एक प्रश्न हो सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है? तो इसका मैं आपको एक लॉजिकल आंसर देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, कर्मों का फल नहीं होता, स्वभाव का फल होता है। व्यक्तित्व का फल होता है, ठीक है? पहले तो, क्योंकि जो काम मैं आज से 80 साल पहले करके आया हूँ या 100 साल पहले करके आया हूँ आज मैं उसका दंड भोग रहा हूँ, तो गलत है, ठीक है? वो दंड मुझे उस समय ही मिल चुका था। अगर आप थोड़ा-सा गहराई और डीप में जाके देखो ना, तो एक बात सोचो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार-बार, महाभारत जब हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूरी गीता लिखी है, वो क्यों लिखी गई पता है? क्यों? क्योंकि अर्जुन को इतने लोगों को मारने का दंड ना लगे। अब एक बात सोचो, अगर हर कर्म का दंड लिखा है, तो अर्जुन ने तो इतनी हत्या करी थी महाभारत में, इतने लोग मारे थे महाभारत में, तो उसके हिसाब से तो अर्जुन को हर जन्म में कलयुग में मतलब अ, ऐसी योनि में रहना चाहिए जिस योनि से बाहर ही नहीं आ पाए। अगर हर कर्म का दंड मिले, तो अर्जुन को कितने दंड मिलते? आप सोच के देखो, वहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किससे बचाने का प्रयास कर रहे हैं? उसी दंड से। इतने लोगों को मारना भी तो एक दंड ही है। युद्ध कर रहे हो, भले ही आप धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, लेकिन किसी को मार रहे हो, हत्या तो कर ही रहे हो ना आप। अब वो उसको बचाएं कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण को भगवान क्यों बोला जाता है? उन्हें भगवान इसीलिए बोला जाता है कि वो सर्वज्ञाता और आत्मज्ञाता थे। वो आत्मज्ञान का सागर थे। उन्हें पता था कि कब किस कर्म का दंड नहीं मिलेगा और कैसे नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति को किसी कर्म का दंड कब नहीं मिलता पता है? जब वो व्यक्ति उस कर्म को निष्काम भाव से कर दे। और वो पूरी गीता में अर्जुन को यही पाठ पढ़ाए कि इसको तू अपने से मत जोड़, तू जोड़ेगा तो भोगेगा। बिल्कुल।
अगर तूने जोड़ लिया तो तू फिर भोगेगा इसको। हाँ, अपनी मन की शांति के लिए काम नहीं करना है कि आपको इससे जो भी आप कर्म कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये समाज के लिए करते हुए कर रहे हैं, जिससे आपको सैटिस्फैक्शन अगर आपकी मन की शांति हो गई, तो वो काम मत करिए। हाँ, मतलब ये है कि अगर कोई आप कर्म कर रहे हो, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो बीच में जो पूरी गीता लिखी उन्होंने, वो इसी पे लिखी कि अर्जुन से यही कहा कि सब कुछ आत्मा को समर्पित कर दे तू, मुझे समर्पित कर दे तू, परमात्मा को समर्पित कर दे। परमात्मा को समर्पित करना ही निष्काम कर्म होता है। तो आप एक बात सोचो, आप जीवन में इतने कर्म करते हो, अगर आपको हर कर्म का दंड मिलने लगे तो फिर कैसे आप आगे बढ़ोगे? दूसरी बात, अब कोई एक अच्छा ऋषि संत जैसे आप देखते हो, एक ऐसे भी एग्जाम्पल बहुत से हैं जो बहुत बुरे कर्म करे और उसके बाद एक अच्छा मार्ग पकड़ लिया उन्होंने, ऋषि संत महात्मा बन गए और परमात्मा को भी प्राप्त हो गए। उन्हें तो दंड मिलने थे, वो दंड कहाँ चले गए बीच में? तो जब आप अपने आत्मा और आत्म मार्ग की यात्रा पे निकलते हो और परमात्मा को सब कुछ सौंप के आगे बढ़ने लगते हो, तो आपको अपने कर्म का फल नहीं नहीं मिलता, मिलता है। किसी भी कर्म का फल नहीं मिलता। फल आपको आपके स्वभाव को मिलता है। कर्म क्या है? आपके स्वभाव को बनाने की एक यंत्र है। जैसे एक शर्ट है, ये बनी है धागों से मिलकर, बहुत सारे धागे हैं इसमें, ठीक है? ऐसे ही कर्म है, मेरे बहुत सारे कर्म हैं मेरे इस स्वभाव को बनाने के पीछे। तो मुझे मेरे कर्मों के सारे फल तुरंत मिल गए इंस्टेंट, मेरे स्वभाव में है मेरे सारे कर्म। भगवान स्वभाव का अगर कर्मों का हिसाब रखने लग गए तो बिल्कुल। एक आदमी के कर्मों के हिसाब रखने के लिए परमात्मा को जाने कितनी बुक्स पढ़नी पड़ जाए। बिल्कुल, सोचो आप, बिल्कुल, बिल्कुल। वो आपके स्वभाव से जुड़ स्वभाव के गया। हिसाब से मिलते हैं। इसका डीप डिस्कशन, इसका बहुत डीप डिस्कशन मेरी एक बुक है, उसके एक अध्याय अर्जुन समर्पण, उस अध्याय का नाम है अर्जुन समर्पण। उसमें इसको बड़े अच्छे तरीके से मैंने विस्तृत किया है कि कर्म का फल नहीं होता, आपके स्वभाव का फल होता है, आपके व्यक्तित्व का फल होता है। इसको पूरी गहराई से किया है। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो हमारा टॉपिक थोड़ा सा हाँ, अलग हो जाएगा, हम दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे, तो हम बिल्कुल, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो ये मेरी बुक आएगी, तब आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ना। लेकिन बिल्कुल। अभी के लिए मैं आपको बोलूं तो आपका व्यक्तित्व, आप किसी भी इंसान का व्यक्तित्व बदल सकते हो। तो अ, हम लोग अपने पुराने टॉपिक पे वापिस आते हैं। जैसा हमारा डिस्कशन चल रहा था, शरीर मन आत्मा, ठीक है? तो शरीर मन आत्मा, ये तीन चीजें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हम लोग क्या फॉलो करते हैं जीवन में, हम फॉलो कैसे करते हैं, ठीक है? अब मैंने आपको तीन चीजों का नाम लिया, ठीक है? मन, शरीर, आत्मा। कितनी चीजें हैं ये? तीन, ठीक है? अब तीन को लोग, अगर लोगों की धारणा से चलो तो तीन को आप क्या मानते हो? एक शुभ शब्द मानते हो, अशुभ शब्द मानते हो? अशुभ 3 का तो मैं इसमें कुछ अपना कमेंट नहीं दे पाऊँगा। गुड। मुझे जानकारी नहीं है लेकिन इसके बारे में। एग्जैक्टली लेकिन ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि तीन की गिनती को गलत मानते हैं। आप देखोगे ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छा। ठीक है? हाँ, कि तीन को एक गलत शब्द देते हैं, और भी है, तेरह है, ठीक है? बहुत सी ऐसी जो वो हैं, गिनतियां हैं जी, जिनमें 3 लोगों ने बना रखा है कि तीन शब्द गलत है। अब ये किसने बना रखा है? लोगों ने बना रखा है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ। लोक, त्रिलोक कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है? पाताल लोक, भूलोक, स्वर्गलोक। त्रिदेव कितने होते हैं? 3 ब्रह्मा, विष्णु, महेश। त्रिदेवी कितनी होती हैं? 3 देवियाँ। सरस्वती, माता लक्ष्मी और पार्वती, ठीक है? राम, कितने लेटर्स हैं नाम राम में? तीन, ठीक है? अब आप एक बात सोचो, ये सारी तीन से ही गिनतियां शुरू हैं, और जिसको हम लोगों की धारणा में बता रहा हूं, ज्यादातर लोग 80% लोग तीन को सही शब्द नहीं मानते।
लेकिन अगर थोड़ा गहराई में और अपनी बुद्धि विवेक से सोच के जाके देखो तो हर चीज 3 से ही चल रही है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, भगवान श्री राम, जिनके नाम में ही 3 लेटर हैं। ठीक है? जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम जिसमें 3 लेटर हों, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि 3 शब्द, मतलब लोगों ने जैसे पढ़ा, लोगों ने जैसे लोगों से सुना कि 3 तगड़ा काम बिगड़ा, जो भी एक्स वाई जेड है, जो भी अपनी धारणा मानते हैं कि 3 शब्द सही नहीं है, 3 बार कोई काम हुआ है, चौथी बार करके आओ, ठीक है? जो लोग मानते हैं कि नहीं 3 बार मत करो, 4 बार करो या 2 बार करो। एक्चुअल में अगर 3 शब्द ही गलत होता, तो ना तो फिर 3 लोक होते, ना त्रिदेवियाँ होती, ना 3 ब्रह्मा, विष्णु, महेश होते, ना भगवान श्री राम अपना नाम राम रखते, ठीक है? क्योंकि 3 लेटर आ रहे हैं उनके नाम में। तो ये सब क्या है ना, ऐसे ही दुनिया चल रही है। दूसरे लोगों के बनाई हुई चीज़ें हैं और उनको हम फॉलो कर रहे हैं। विवेक आपका और आपकी बुद्धि जब तीव्र होती है, सक्रिय होती है, तो क्या करती है, यही सब धारणाओं को खत्म करती है कि नहीं ये गलत है, इलॉजिकल है, कोई लॉजिक नहीं है। इसी को विवेक बोलते हैं, इसी को बुद्धि बोलते हैं। और यही जब आप में कौशलता आ जाती है, सोचने की क्षमता आ जाती है, तब आप समझ लो कि आपका मन पीछे होता जाएगा और बुद्धि आपकी ऊपर उठती जाएगी। जैसे मैंने कुछ लाइन्स बनाई हैं इसके लिए, मैं आपको और अच्छे से डीप में थोड़ा-सा अपनी लाइन से सुनाऊँगा। जी, मैं सुनना अ, चाहूँगा। बिल्कुल। तो शरीर कहता है, बार-बार हर बार, ना थकूँ ना हारूँ, एक ही काम करूँ हर बार। फिर से सुनना, बार-बार हर बार, ना थकूँ ना हारूँ, एक ही काम करूँ हर बार। पकड़ा डोर मुझे तेरे द्वार की, जीवन भर बैठूँ तेरे द्वार। ठीक है? जी। इसका अर्थ क्या है? इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि इसमें शरीर ये कहना चाह रहा है कि शरीर एक काम को बार-बार कर सकता है और नहीं थकेगा वो। क्योंकि शरीर का काम है, अगर आप थोड़ा डीप में जाके देखो तो शरीर का काम है, कोई एक आदत लग गई, वो उस आदत में खुश है। आप उस आदत से उसको बाहर निकालोगे तो अनकंफर्टेबल फील करेगा और दुखी भी फील करेगा। जैसे कोई एक बंदा है 10 बजे उठता है सुबह, ठीक है? तो उसको 10 बजे उठना ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर ने वो पकड़ लिया है। तो शरीर एक काम को बार-बार कर सकता है। आगे दूसरी लाइन सुनाता हूँ। यहीं पे मन कहता है, एक बार बस एक बार, ना थकूँ ना हारूँ, हर काम करूँ एक बार। दे दूँ डोर तेरे हाथ में, फिर चलूँ किसी और द्वार। यहाँ पर मन एक काम को बार-बार नहीं कर सकता। शरीर एक काम को बार-बार कर कर सकता है, सकता है। ठीक है? आपने देखा होगा, जैसे आप किसी एक जगह पे जाओ या एक ही तरह का आपको खाना डेली दिया जाए, आप नहीं खाओगे, मन नहीं करेगा आपका, ठीक है? ज़बरदस्ती कर रहे हो आप, ठीक है? क्यों? क्योंकि मन एक काम को बार-बार करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, मन को चाहिए हर बार नया कुछ, हर बार नया, ठीक है? अब जो इसकी दूसरी लाइन है, दे दूँ डोर तेरे हाथ में, फिर चलूँ किसी और द्वार। इसका मतलब क्या है कि मन डोर किसको दे रहा है? शरीर को। डोर देने का मतलब ये है कि मैंने ये चीज़, जैसे सपोज़ आपके दिमाग में आया कि कोई भी एक काम करने का, जैसे सपोज़ आप अ, कोई भी एक खाना, स्पेशल खाना खाने गए, ठीक है? मन ने किया आज स्पेशल खाते हैं कुछ, ठीक है? आप स्पेशल खाना खाने गए, अब आपने खा लिया, मन दोबारा शायद नहीं करेगा आपका वो खाना खाने को, ठीक है? या करेगा भी तो चलो एक बार और चले जाओगे, तीसरी बार तो मन मना ही कर देगा, बस खा लिया 2 बार, ऊब गया अब मैं। लेकिन बिल्कुल। शरीर आपका उसको पकड़ लेगा। जैसे कोई भी एक आदत, मैं आपको और अच्छे से इसको समझाऊँ, तो किसी भी व्यक्ति की कोई एक बुरी आदत, जैसे सपोज़ जैसे किसी 15 साल के 20 साल के बच्चे ने किसी को सिगरेट पीते हुए देखा, ठीक है? उसने देखा
ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने सपोज मन ने बोला, क्योंकि मन के लिए वो नया था अभी, ठीक है, तो मन गया और मन ने बोला चलो यार हम भी पी के देखते हैं, ठीक है। तो वो लड़का भी गया, उसने भी पी के देखा, ठीक है। शरीर को अच्छा नहीं लगेगा पहली बार में, खांसी भी आएगी उसको, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नहीं अच्छा लगा। लेकिन शौक शौक में फिर दोबारा करा, तिबारा करा, चौथा करा, पांचवा करा, ठीक है। आपके शरीर ने वो धीरे धीरे पकड़ना शुरू कर दिया। अब कमांड जब शरीर पकड़ना शुरू करता है, मन छोड़ना शुरू कर देता है। यहीं पे फ्रस्ट्रेशन है, ध्यान से देखना। जब शरीर पकड़ना शुरू करता है, मन छोड़ना शुरू करता है। मन से भी प्रबल होता है शरीर, आपकी इंद्रियां। शरीर बोल रहा हूं मतलब इंद्रियां। आपकी इंद्रियां उस चीज को पकड़ लें तो मन से भी प्रबल है वो। मन तो छोड़ भी दे, इंद्रियां ना छोड़ने को तैयार होंगी। नहीं छोड़ती हैं वो चीजें। करेक्ट। बिल्कुल। तो वो अब मन के हाथ से बात निकल चुकी, इसीलिए कहा है दे दूं डोर तेरे हाथ में, फिर चलूं किसी और द्वार। यहीं पर आत्मा कहती है ना एक बार न बार बार, ना थकूं ना हारूं, हर काम करूं हर बार, ना डोर दूं तेरे हाथ में, स्वयं करूं सब स्वीकार, स्वयं करूं सब स्वीकार। क्या बात है। अब जो व्यक्ति आत्मा तल पे जीता है, ठीक है, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व ये होता है जो ये लाइन बोल रही है। ये क्या बोल रही हैं? मन में एक काम को बार बार नहीं किया जा रहा था, शरीर में एक काम को बार बार किया जा रहा था, ठीक है। यहां पर ना एक बार ना बार बार। आत्मा क्या है ना, आप चाहे उससे एक बार करवाओ कोई काम, चाहे उससे 10 बार करवाओ कोई काम, वो काम को काम समझ के करता ही नहीं। जो पर्सन आत्म लेवल पे, आत्मा के तल पे जाके जी रहा है ना, वो इंसान एक काम को भी 1000 बार कर ले और एक काम को छोड़ भी दे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी काम को ऐसे करता ही नहीं कि ये चीज उसके पकड़ ले, उसे पकड़ ही नहीं सकती कोई चीज। इसीलिए तो वो कह रहा है नेक्स्ट लाइन में कि ना डोर दूं तेरे हाथ में, मैं पकड़ा ही ना रहा कुछ, बिल्कुल। मेरा एक्सेस मेरे पास है। ना डोर दूं तेरे हाथ में, स्वयं करूं सब स्वीकार। मैं अच्छा कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं, भला कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। आत्मा बोल रही है एवरीथिंग टू मी, मैं सारी चीजों को एक्सेप्ट करता हूं, हाँ ये सारी मेरी हैं। अब मन और शरीर के बीच में चलती है फाइट है, इसलिए इंसान रहता है फ्रस्ट्रेट। जैसे शरीर, तो मैंने बोला कि शरीर क्या करना चाहता है, मतलब इंद्रियां क्या करती हैं, पकड़ लेती है, वो छोड़ना नहीं चाहती। मन छोड़ना चाह रहा है, तो इंटरनल आपके अंदर फाइट चल रही है। मन काम करने का कह नहीं रहा है, शरीर कह रहा है, ठीक है। तो अंदर अंदर एक द्वंद्व चल रहा है आपके अंदर, अशांति पैदा हो रही है आपके अंदर। यही तो लड़ाई है से जिसको बोलते हैं, लोगों को एंजाइटी होने लगी है, लोग सरदर्दी होने लगी है, लोग थक जाते हैं जल्दी, लोग स्ट्रेस फील कर रहे हैं। आजकल मेडिसिन्स चल रही हैं कि ये मेडिसिन ले लो, ये ले लो, दवा खा रहे हैं लोग। वो इंटरनल फाइट एक्चुअल इसी चीज की है जो उनकी समझ से बाहर है। अगर आपको जीवन में किसी चीज की, जैसे कोई भी चीज, अगर आपको किसी चीज की लत लगानी है तो आप अपनी इंद्रियों को पकड़ा दो। और इंद्रियां किसी चीज में भेद नहीं करती कि ये सही है या गलत। उनका स्वभाव है सिर्फ चीजों का फील लेना। इंद्रियां क्या होती हैं, जैसे आपकी ये त्वचा, फील कर सकते हो आप, टच कर रहे हो किसी को, आप टच फील कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये फील फील ही आपकी इंद्रियां हैं, ठीक है। जैसे अभी तक आप किसी गाड़ी में बैठे नहीं थे, जैसे आप अभी स्कूटी पे जाते थे, अब आप फोर व्हीलर में गए एसी चला के, ठीक है। अभी तक आप बैठे नहीं थे एक भी बार, तो अब क्या हुआ, आपकी इंद्रियों ने पकड़ ली वो एसी, वो कंफर्ट, वो सब आपकी इंद्रियों ने पकड़ ली। यही तो पकड़ती है इंद्रियां। लेकिन इंद्रियों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सही पकड़ा रहे हो या गलत। वो भी पकड़ लेगी जो मेडिटेशन है, आप 10 घंटे भी बैठी रहेगी वो, आप पकड़ा के तो देखो, क्योंकि उसका तो काम है एक काम को बार बार करने का।
बिल्कुल सही कह रहे ऐसे हैं। बिल्डअप किया गया है उसको। इसीलिए तो इंद्रियां भी इंसान के अंदर जरूरी हैं, वरना मेडिटेशन कैसे करेगा 10 घंटे अगर इंद्रियां ना होंगी तो? एक ही काम को बार बार कैसे करेगा वो? और इसीलिए मन भी जरूरी है। बिना मन के इंसान परमात्मा को भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसका मन ही नहीं बोलेगा परमात्मा की ओर जाने का, तो मैं क्यों जाऊंगा? बिना बिल्कुल। मन के तो परमात्मा भी नहीं मिल सकता। इसलिए मैंने बोला था कि मन एक अबुद्धिमान व्यक्ति के लिए घातक भी हो सकता है, और मन एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सार्थक भी हो सकता है। तो मन और इंद्रियों को समझने की जरूरत है, न कि उनसे फाइट करने की। उन्हें आप एक सही डायरेक्शन दे दो, वो तो वैसा ही काम करेंगी जैसा यहां कर रही हैं। सेम सेम टू सेम वही काम, वही रिएक्शन उनका वहां होगा जो यहां पर है। बस आपने डायरेक्शन गलत दे रखी है। अल्टीमेटली आपकी डायरेक्शन गलत है। काम वो वैसा ही कर रही हैं। वो मेडिटेशन में भी वही आनंद प्राप्त करेंगी, और वो दारू पीने में या कोई गलत काम करने में भी वही आनंद प्राप्त करेंगी, क्योंकि उनका काम है आनंद लेना। उनको फर्क नहीं पड़ता, उनका है फील लेना। वो मेडिटेशन करने बैठोगे, ध्यान करने बैठोगे, एक शांति का भी फील वही देंगी तुम्हें। इंद्रियां नहीं होंगी तो शांति कैसे फील करोगे अपने अंदर? मन नहीं होगा तो कैसे दोबारा जाओगे बैठने ध्यान के लिए? तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं आपकी बॉडी में, जो परमात्मा ने दी हैं, तो कुछ सोच समझ के दी हैं। ठीक है? जैसे लोग बोल देते हैं कि यार मन को खत्म करो, या मन को वो कर दो, मन मन की वजह से हो रहा है ये सब, मन मन को ये करो, मन को वो करो। ठीक है, लोग पढ़ रहे हैं, बुक्स हाँ, पढ़ रहे हैं मन के ऊपर, लेकिन एक्चुअल में मन का मूल रीजन यही है कि बिना मन के तो आप परमात्मा को भी प्राप्त नहीं कर सकते। मन तो इम्पोर्टेंट है ही है, बस मन को सही आपको सही डायरेक्शन डायरेक्शन में देनी है। लगाने की ज़रूरत है। ठीक है? क्योंकि जब तक उसको डायरेक्शन नहीं दोगे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ बैठ के आपके साथ अगर ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये मेरे मन के साथ ही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बिना मन के करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल, हमारा हमारा 1 घंटे का अगर सेशन हो रहा है रिकॉर्ड, डिस्कशन हो रहा है, तो वो बिल्कुल, इसलिए हो रहा है क्योंकि हम मन से बैठे हैं। मन से बैठे हुए हैं, बिल्कुल। तो मन तो इम्पोर्टेंट है ही है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने जीवन में अगर आपको अपने जीवन में शांति फ़ील करनी है, और अपने जीवन में फ्रस्ट्रेशन से बाहर आना है, अपने जीवन को एक सही रास्ता देना है, तो आप अपनी मन और इंद्रियों की डायरेक्शन चेंज कर दो। जैसे मैंने वो रथ वाला एग्ज़ाम्पल दिया था ना, राजा, फिर सारथी, फिर लगाम लगाम, फिर घोड़े। घोड़े तो ये जो डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में चलाओ। अगर आप ऐसी डायरेक्शन में चलाओगे ना, तो फिर फँस जाओगे। और यही लड़ाई है। जब उल्टी गंगा बहती है जिसको बोलते हैं, तो फिर आपको ही कष्ट होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है? तो उल्टी आप बस अपनी डायरेक्शन ठीक करो। यू विल फ़ील लाइक कि मेरे से खुशी और मेरे से संतुष्ट इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन वो तभी आएगा जब आप उस चीज़ पे काम करोगे। मानता हूँ कि एक गलत काम का रिएक्शन इंस्टेंट होता है, लेकिन एक सही चीज का जो रिजल्ट है वो थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन वो शाश्वत है, वो सत्य है, वो जीवन भर अमर है। वो आपके साथ जुड़ेगा तो ऐसा जुड़ेगा जिससे आप कभी बाहर ही नहीं आ पाओगे। इससे आप परेशान भी हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे, लेकिन वो ऐसी चीज जो मिल जाएगी आपको कि आप फिर उसमें बह जाओगे। बिल्कुल, वो आनंद अलग है। तो यही मेरी लाइंस थी। ये और बहुत अच्छा आपने लिखा हुआ है। अगर आपका कोई प्रश्न है इन चीज़ों को लेके, तो आपका कोई डाउट हो तो। पहले तो आपने आनंद की बात की, बहुत आनंद आया आपके साथ बातचीत करके बहुत और आपके धन्यवाद। विचार सुन के। और मैं सभी व्यूवर्स को बोलना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए, तभी आपको सारे आपके डाउट्स, मेरे डाउट्स तो काफ़ी क्लियर हो गए हैं, तो आपके भी डाउट्स क्लियर होंगे। और बिल्कुल। तो जैसा कि दुर्गेश जी ने बोला कि इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए। बिल्कुल, मैं अपने व्यूअर्स से बोलता हूँ इसको ज़रूर देखना। अगर आप भी
मन में फंसे हुए हो, आप भी अपनी इंद्रियों में फंसे हुए हो और आपके भी कुछ डाउट्स हैं इस टॉपिक इन चीज़ों को लेके अपने जीवन में, तो आप एक बार आइए, आप इसको फुल देखिए। और हाँ, अगर दुर्गेश जी ने भी कोई प्रश्न ना कर पाए हों या आपका प्रश्न कोई कॉर्नर प्रश्न हो, वैसे 90% आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए, ठीक है? फिर भी मिस हुआ हो कुछ तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक सही उत्तर दे पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू दुर्गेश जी, थैंक आपके यू अजय जी। बहुत अच्छे प्रश्न थे। थैंक यू, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे मुझे पॉडकास्ट में आने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा अजय जी। थैंक यू थैंक मुझे यू। इनवाइट करने के लिए।